हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक टॉपिक प्रवास यानी कि ये यूनिट 2 का एक चैप्टर है, इसको हम कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम में प्रवास से क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए, प्रवास को लेकर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर जो 8 होता है क्वेश्चन पेपर पर, जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है जिसमें शॉर्ट नोट करके आते हैं, तो उसमें से प्रवास का एक छोटा सा टॉपिक दे दिया जाता है कि आपको प्रवास पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसका जो 8वां क्वेश्चन है उसमें प्रवास को एक ऑप्शन के रूप में दिया गया है। तो कुछ इसी तरह से प्रवास वाले टॉपिक के आने की पूरी उम्मीद होती है। प्रवास से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। बट फ्रेंड्स, फिर भी हमें प्रवास के टॉपिक को पढ़ना है ताकि अगर शॉर्ट नोट में भी प्रवास आ जाता है तो हम उसको कर सकें। ज़्यादातर चांस है कि शॉर्ट नोट में ही आएगा, बट हो सकता है बाई चांस शॉर्ट नोट के बिना अगर प्रवास आ गया तब भी आप इस वीडियो में बताई गई बातों को आप लिखेंगे। अगर शॉर्ट नोट में आता है तो मैक्सिमम आप 3 से 4 पेज ही अपना आंसर लिखना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रवास के अर्थ की, माइग्रेशन की मीनिंग की। प्रवास का आशय एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने से है। मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास करता रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न संकलन, शिकार करने, पानी की तलाश में आदि मानव घुमंतु जीवन जीता था। भोजन, आराम और सुरक्षा की दृष्टि से मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास निरंतर चलता रहा है, लेकिन ये प्रवास संसाधनों के अभाव में सीमित था। देखिए फ्रेंड्स, प्रवास का मतलब यही होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन एक स्थान को छोड़ देता है और दूसरे स्थान पर बसने के लिए चला जाता है, तो इसको हम प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, बहुत ही लंबे पुराने समय की बात करते हैं, जब आदि मानव हुआ करते थे, जब इंसान आदिवासी की तरह रहा करते थे, तो उस समय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, जाता रहता था। ठंड में जब ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो निचले स्थानों में रहने लगते थे ह्यूमंस, और जब कम ठंड होती थी तो वो पहाड़ी इलाकों में चले जाते थे। बट जो ये प्रवास था वो सीमित था, मतलब संसाधनों की कमी थी, जिस कारण से ये जो प्रवास था वो ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं होता था। लाइक आज प्रवास कैसा होता है, इंडिया से अमेरिका तक प्रवास हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है। बट पहले इतना लंबा प्रवास नहीं होता था, इतने बड़े पैमाने पर प्रवास नहीं होता था, क्योंकि संसाधन सीमित थे। बट क्योंकि अभी हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, तो आपने टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन में देख लिया कि किस तरह से संसाधनों का डेवलपमेंट हुआ है और प्रवास बढ़ा है। तो प्राचीन काल के बाद अगर हम बात करते हैं, तो औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप यातायात के साधनों की वृद्धि ने मानव की गतिशीलता को आसान कर दिया। इसके साथ ही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, ये एक प्रवासन संगठन है, माइग्रेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो एक प्रवासी को किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है ये संगठन जो अपने निवास स्थान से दूर किसी अन्य राज्य या देश में स्थानांतरित हो रहा है या स्थानांतरित हो गया है, उसको ये प्रवासी कहता है। इसके अलावा कुछ परिभाषाओं को देखें अगर हम, तो डेविड हीर के अनुसार अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना प्रवास है। इसके साथ ही बर्गेल के अनुसार प्रवास मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त नाम है। तो दोस्तों, अभी हमने प्रवास के अर्थ को समझा है, और प्रवास के अर्थ से संबंधित इन सभी बातों को आप नोट्स में अपने शामिल कीजिए, आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रवासन के यानी कि माइग्रेशन के क्या कारण होते हैं, क्यों लोग माइग्रेशन करते हैं। तो ये बहुत ईजी, आई होप आप कर लोगे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रवासन के अगर हम मेजर देखें तो 2 प्रमुख कारक हैं।
पहला है अपकर्ष और दूसरा है प्रतिकर्ष। अपकर्ष कारक उन कारकों को इंगित करते हैं जो प्रवासियों को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि नौकरी के अवसर, रहने की बेहतर स्थिति, बुनियादी या उच्च स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता आदि। अपकर्ष कारक वो होते हैं जो लोगों को किसी स्थान की ओर खींचते हैं कि आइए हमारे पास आइए। लाइक अगर किसी दूसरे देश में छोटी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और वहाँ प्रवास करते हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं तो लोग वहाँ पर प्रवास करते हैं। वहाँ का माहौल शांतिपूर्ण है तो लोग वहाँ पर प्रवास करते हैं। इसी तरह अगर हम प्रतिकर्ष कारकों की बात करें तो प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति को मूल स्थान छोड़ने और किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी इत्यादि। अब लाइक राजनीतिक अस्थिरता है, जैसे कि म्यांमार वगैरह में मान लो तख्ता पलट हो गया है तो लोग भाग रहे हैं, तो लोगों को भागने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? राजनीतिक अस्थिरता। तो कुछ कारक होते हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं मूल स्थान छोड़ने के लिए। इसके अलावा बेरोजगारी वगैरह जो मजबूर करते हैं, ऐसे कारक हैं कि लोग अपना मूल स्थान छोड़ देते हैं और किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। तो यहाँ तक हमने प्रवास को समझ लिया काफ़ी अच्छे से, इतना हम लिख सकते हैं। बट हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की, वैश्विक राजनीति की। तो यहाँ पर हम सारी की सारी ज्योग्राफी नहीं डाल सकते हैं, हमें यहाँ पर थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर हम हिसाब से बात करें तो यहाँ पर हमें ग्लोब को देखना है, पूरे विश्व को देखना है, पूरे विश्व के देशों की बात करनी है कि विश्व के देशों पर प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए अब हम उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रवास का, माइग्रेशन का मेज़बान देशों पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो होस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनका माइग्रेशन के कारण उन पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मेज़बान देश यानी कि होस्ट कंट्री का मतलब होता है जिस कंट्री में प्रवासी जा रहे हैं। लाइक अगर कोई इंडिया को छोड़कर अमेरिका में जाता है तो अमेरिका एक मेज़बान देश कहा जाएगा। तो मेज़बान देशों को कई सारे फ़ायदे मिलते हैं प्रवास के, यानी कि उनके ऊपर कई सारा सकारात्मक प्रभाव प्रवास का पड़ता है। पहला है नौकरी रिक्तियों और कौशल अंतराल को भरा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो मेज़बान देश होते हैं, कई सारे देश होते हैं जहाँ पर कई सारी वैकेंसीज़ होती हैं, कई सारी नौकरियाँ खाली होती हैं, उनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्किलफुल लेबर्स की ज़रूरत होती है, ट्रेंड पीपल की ज़रूरत होती है। तो माइग्रेशन होने के कारण उनके यहाँ पर मेज़बान देशों में जो नौकरियाँ खाली होती हैं, वैकेंसीज़ होती हैं, वो भर जाती हैं। इसके अलावा जो स्किल गैप होता है, कौशल अंतराल जो होता है, स्किलफुल लेबर उन्हें मिल जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास को कायम रखा जा सकता है। इसके साथ ही बूढ़ी आबादी के लिए सेवाओं को तब बनाए रखा जा सकता है जब स्थानीय स्तर पर अपर्याप्त युवा हों। अब कई सारे मेज़बान देश ऐसे हैं, जैसे कि जापान का एग्ज़ाम्पल लें, यूरोपियन देशों का एग्ज़ाम्पल लें, तो यहाँ पर बूढ़ी आबादी ज़्यादा है, युवा लोग उस हिसाब से नहीं हैं जितने बूढ़े लोग हैं। तो युवा लोगों को ज़रूरत होती है ताकि जो बूढ़ी आबादी है, जो एजिड पीपल्स हैं, उनको सेवाएं दी जा सकें। तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि युवा लोगों से वहाँ की जो बूढ़ी आबादी है उसको सेवाएं मिल सकती हैं। इसके साथ ही मेज़बान देश पर जो होस्ट कंट्री होती है उस पर एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि पेंशन की कमी को नए युवा श्रमिकों के योगदान से भरा जा सकता है और वे करों का भुगतान भी करते हैं। अब देखिए, बूढ़ी आबादी वगैरह ज़्यादा होती है देश में, तो सरकार पेंशन देती है अपने नागरिकों को।
अब इससे होता यह है कि सरकार पर बर्डन बढ़ जाता है, सरकार के पास पैसा कम हो जाता है। बट जब युवा लोग होते हैं देश में, जब युवा लोग आ जाते हैं प्रवास करके, तो वो टैक्स भरते हैं। युवा लोगों से तो सरकार टैक्स लेती ही लेती है, तो वो टैक्स भरते हैं, जिससे कि पेंशन के कारण जो कमी हो जाती है सरकार के पास पैसे की, उसको भरा जा सकता है। इसके अलावा जो अप्रवासी होते हैं, जो माइग्रेंट्स इमाइग्रेंट्स पीपल्स होते हैं, वो अपने साथ ऊर्जा और नवीनता लाते हैं। लाइक देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका में जब भारतीय लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं, अपने साथ एक एनर्जी को ले जाते हैं। लोग देखते हैं ना कि ये इंसान इतनी दूर से आ रहा है पैसा कमाने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए, हम तो इसी देश में रहते हैं, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो जो इमाइग्रेंट्स होते हैं वो अपने साथ कई ऊर्जा लाते हैं, कई नवीनता लाते हैं, एक कंपटीशन भी लाते हैं। इसके अलावा मेजबान देश सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध होता है। तो यहाँ तक बात कर ली कि क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। सकारात्मक प्रभाव का मतलब यही है कि क्या फ़ायदे हैं मेज़बान देश के लिए। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं मेज़बान देशों पर प्रवास का नकारात्मक प्रभाव, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला नकारात्मक प्रभाव है कि वेतन में कमी हो सकती है, खासकर कम वेतन वाली नौकरियों में। अब देखिए, जो कंपनियां होती हैं उनके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। उन माइग्रेशन के कारण उनको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, वर्कर्स मिल जाते हैं, जिस कारण से वो नौकरियों के वेतन में, वेजेस में कमी कर देती हैं, जिस कारण से वेतन में कमी हो सकती है, लोगों के वेतन में कमी हो सकती है। स्पेशली जो छोटी जॉब्स होती हैं उनकी नौकरियों में तो उनके वेतन में बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ये हो गया पहला नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके अलावा कर्मचारियों के अपेक्षाकृत कम वेतन पर काम करने के इच्छुक होने से नियोक्ता उत्पादकता, प्रशिक्षण और नवाचार की उपेक्षा कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, साफ है इसका मतलब, जब आपके वेतन में ही, जब जो कर्मचारी है, जब कर्मचारियों के वेतन में ही कमी कर दी जाती है, बट उसके बाद भी वो काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि वो बिना मन के काम करेगा, मतलब मन लगाकर काम नहीं करेगा। इससे ये हो सकता है कि उस देश की उत्पादकता में कमी आ सकती है। जब कोई भी कर्मचारी कम वेतन पर काम करता है ना, तो वो अपनी पूरी क्षमता का यूज़ नहीं करता, अपनी पूरी ट्रेनिंग का यूज़ नहीं करता, नए नए विचारों को शामिल नहीं करता है, जिस कारण से उत्पादकता, प्रशिक्षण और नवाचार का मतलब है नई नई टेक्नोलॉजी का, इससे रिलेटेड है ये। तो इन सभी चीज़ों की उपेक्षा हो सकती है, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव है। इसके साथ ही प्रवासियों का शोषण किया जा सकता है। अब ये कैसे नकारात्मक प्रभाव है, देखिए दोस्तों, किसी भी देश में अगर प्रवासियों का शोषण होता है तो जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो विश्व समुदाय है, वो उस देश की बहुत ही ज़्यादा निंदा करता है, और कई सारे संगठन हैं जो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। तो इससे मेजबान देश को नुकसान ही होगा। इसके साथ ही जनसंख्या में वृद्धि सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव डाल सकती है। अब प्रवासियों के आने से जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। अब जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, सरकार जो प्रोवाइड करती है वो सर्विसेज, उन सर्विसेज पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे नुकसान ही है सरकार का। इसके अलावा अगर कमाने के लिए ज़्यादा लोग, यानी कि ज़्यादा प्रवासी आ रहे हैं, तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। इन सब के अलावा एक नकारात्मक प्रभाव ये भी है कि प्रवास के कारण स्थानीय लोगों के साथ एकीकरण की कठिनाइयाँ और मनमुटाव हो सकता है। अब कई बार हम देखते हैं कि प्रवासियों का विरोध किया जाता है। अब प्रवासी जब आ जाते हैं किसी दूसरे स्थान पर, तो जो स्थानीय लोग होते हैं उनका विरोध करते हैं, या फिर प्रवासी और स्थानीय लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं, उनके बीच थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है।
जैसे कि अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो असम वगैरह का एरिया है, पश्चिम बंगाल का एरिया है, यहाँ पर जो बांग्लादेशी प्रवासी आए थे उनका आज भी बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो स्थानीय लोगों और जो प्रवासी हैं उनके बीच मनमुटाव हो जाता है। स्थानीय लोगों का मानना होता है कि जो ये प्रवासी हैं वो हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो इसलिए वो उनके साथ सही से मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं। तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा लोगों की बड़ी आवाजाही से सुरक्षा निगरानी अधिक करनी पड़ेगी। अब बड़े पैमाने पर लोग आते जाते हैं तो सुरक्षा के जो जो इंतज़ाम होते हैं उनको बढ़ाना पड़ता है सरकार को। इसके साथ ही आवाजाही में आसानी से संगठित अपराध और लोगों की तस्करी में आसानी हो सकती है। अब बड़े पैमाने पर आवाजाही हो रही है एक देश से दूसरे देश में, तो इससे क्या हो सकता है, इससे एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित क्राइम को, अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। अगर आप मेरी बात माने तो अगर इतना आसान प्रवास नहीं होता, आसान तो वैसे नहीं है, बट इतने बड़े लेवल पर अगर प्रवास नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि 9/11 जैसी आतंकवादी घटना भी नहीं होती। तो 9/11 जैसी आतंकवादी घटनाएं भी प्रवास के कारण हो सकती हैं, अगर ये बहुत ही आसानी से होता है तब। तो अभी तक हमने बात की मेज़बान देश की, कि जो होस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनके ऊपर क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बट जहाँ से लोग जा रहे हैं, जिस देश को लोग छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि जो मूल देश हैं, जो मूल कंट्री हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देख लेते हैं। मूल देशों पर प्रवास का सकारात्मक प्रभाव। मूल देश का मतलब यही है ऑरिजिन कंट्री, जिस देश को इंसान छोड़कर चला जाता है दूसरे देश में। यानी कि अगर कोई इंडियन है जो इंडिया को छोड़कर अमेरिका में जा रहा है, तो जो इंडिया है वो उसका मूल देश है, इंडिया ऑरिजिन कंट्री है। तो मूल देश पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पहला ये, स्पेशली जो विकासशील देश हैं वो उन्हें रेमिटेंस प्राप्त होता है। अब ये रेमिटेंस क्या है? देखिए दोस्तों, रेमिटेंस का मतलब होता है, हिंदी में प्रेषण कहते हैं इसको, आप इसे रेमिटेंस भी हिंदी में लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है जब कोई प्रवासी, जब कोई माइग्रेंट पीपल अपने देश में पैसा भेजता है तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। लाइक अमेरिका में काम करने वाले या ब्रिटेन में काम करने वाले कई सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भारत में पैसा भेजते हैं तो उस पैसे को हम कहते हैं रेमिटेंस। तो विकासशील देशों को अपने प्रवासियों से रेमिटेंस मिलता है और रेमिटेंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्थव्यवस्था में। तो एक फ़ायदा हो गया ये। इसके अलावा बेरोज़गारी कम होती है। अब नौकरी करने बाहर कौन जा रहा है, प्रवास करने कौन जा रहा है? ज़्यादातर बेरोज़गार लोग जा रहे हैं। तो बेरोज़गारी देश की कम हो जाती है, जो मूल कंट्री होती है उसकी बेरोज़गारी कम हो जाती है। इसके साथ ही लौटने वाले प्रवासी अपने साथ कौशल, बचत और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क लाते हैं। जो प्रवासी वापस आते हैं वो अपने साथ कई सारी सेविंग्स को लाते हैं, कई सारी स्किल्स को सीख कर अपने देश में लाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल देशों पर इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहला है युवा कामगारों की कमी से आर्थिक नुकसान। अब जो युवा कर्मचारी होते हैं, लोग होते हैं, जो यंग वर्कर्स होते हैं, वो दूसरे देश में चले जाते हैं तो मूल देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इसके अलावा उच्च प्रशिक्षित लोगों, विशेषकर स्वास्थ्य कर्मियों की हानि होती है। ज़्यादातर वैसे जो माइग्रेशन करते हैं वो कौन होते हैं? उच्च प्रशिक्षित लोग होते हैं, हाईली ट्रेंड पीपल्स होते हैं, स्पेशली जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो। तो इनकी देशों को हानि होती है, नुकसान होता है देश को कि उनके इतने सारे ट्रेंड पीपल दूसरे देश में चले जाते हैं। इसके अलावा एक व्यापक पारिवारिक दायरे के बिना पीछे छूट गए या बड़े होने वाले बच्चों के लिए सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब कई बार क्या होता है कि फैमिली के जो बड़े होते हैं वो प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं, जिसके कारण बच्चे पीछे रह जाते हैं
अकेलापन महसूस करते हैं और उनके साथ कई सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये भी मूल देशों के लिए, ओरिजिन देशों, कंट्रीज़ के लिए एक नकारात्मक, एक नेगेटिव प्रभाव है, इफ़ेक्ट है। तो फ्रेंड्स, माइग्रेशन के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। और अगर ये जो टॉपिक है वो एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आपके एग्ज़ाम में आता है, तब भी आप इसको अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। आपने इतना पढ़ लिया है। आई होप आपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे अब तक साथ में ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।